प्रिंस एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारे पास भारतीय संविधान के कुछ दस्तावेज हैं जो देश के दो सर्वोच्च पदों यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की रूपरेखा बताते हैं। अक्सर हम इन पदों के बारे में खबरों में सुनते हैं, लेकिन ये है क्या? संविधान इन्हें कैसे परिभाषित करता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ अनुच्छेदों की सूची पढ़ना नहीं है, बल्कि उस डिजाइन को समझना है जिसके तहत इन शक्तियों को बनाया गया और संतुलित किया गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक दर्शन है। संविधान का भाग 5 जो संघ यानी द यूनियन की बात करता है, उसकी शुरुआती राष्ट्रपति से होती है। अनुच्छेद 52 से लेकर 71 तक संविधान निर्माता हमें ये बताते हैं कि राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा, उसकी शक्तियां क्या होंगी, उसे कैसे चुना जाएगा और उस पर क्या अंकुश होंगे। ये भारत के लोकतंत्र की नींव का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इसी नींव से शुरू करते हैं। सीधे पहली स्लाइड पर आते हैं जो हमें अनुच्छेद 52 पर ले जाती है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति, मतलब देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही सीधा और मौलिक अनुच्छेद है। ये भारत के लिए राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है। ये पद हमारे गणतंत्र का सर्वोच्च पद है। ठीक है, अब चलिए अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अनुच्छेद 53 जो संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में है। इसका क्या मतलब है? यहां से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। इसका मतलब है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां यानी सरकार चलाने की सारी पावर्स वो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होंगी। वो इन शक्तियों का प्रयोग या तो सीधे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। तो अब जब हमें पता है कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है, तो अगला सवाल है उनका चुनाव कैसे होता है। अनुच्छेद 54 इसी के बारे में है, राष्ट्रपति का चुनाव। हाँ, ये अनुच्छेद उन लोगों को परिभाषित करता है जो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। बिल्कुल, और साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ये पिछले वाले से कैसे अलग हुआ? देखिए, अनुच्छेद 54 बताता है कि कौन वोट देगा, जबकि अनुच्छेद 55 बताता है कि कैसे वोट दिया जाएगा। अच्छा। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया तय करता है। ठीक है, अब बात करते हैं उनके कार्यकाल की। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। ये अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहेंगे। 5 साल, सीधा और सरल। पर क्या कोई व्यक्ति फिर से राष्ट्रपति बन सकता है? आइए अगले अनुच्छेद 57 को देखें। पुनः चुनाव के लिए पात्रता। हाँ, यह अनुच्छेद साफ करता है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुका है, वो उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र है। इस पर कोई सीमा नहीं है। अब बात करते हैं योग्यताओं की। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जरूरी शर्तें तय करता है, जैसे कि भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें। इसमें क्या शामिल है? ये अनुच्छेद राष्ट्रपति पद से जुड़ी शर्तों को बताता है, जैसे कि वो संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और कोई अन्य लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं करेगा। अगला है अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ये एक बहुत महत्वपूर्ण औपचारिक कदम है। ये अनुच्छेद उस शपथ का प्रारूप बताता है जो राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले लेनी होती है। और ये शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में ली जाती है। जी बिल्कुल। अब एक गंभीर विषय पर आते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। ये अनुच्छेद संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ये एक बहुत ही सख्त और कह सकते हैं विस्तृत प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय। ये तो थोड़ा लंबा है। हाँ, पर सरल शब्दों में ये अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली न रहे। ये बताता है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव पूरा हो जाना चाहिए
और अगर पद अचानक खाली हो जाता है तो चुनाव कब होना चाहिए? मतलब एक तरह का कॉन्टिन्यूटी प्लान है ये। सही कहा। ठीक है। अब हमारा ध्यान उपराष्ट्रपति की ओर जाता है। अनुच्छेद 63, भारत के उपराष्ट्रपति। जैसे अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है, ठीक वैसे ही ये अनुच्छेद भारत के लिए उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। उपराष्ट्रपति की एक बहुत ही विशिष्ट भूमिका होती है। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पदेन अध्यक्ष मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति है वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। और अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो क्या होता है? अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ये अनुच्छेद उन स्थितियों को बताता है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या पद से हटाए जाने पर, या जब राष्ट्रपति मान लीजिए किसी वजह से अनुपस्थित हो। चलिए अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ये अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बताता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से थोड़ा अलग है ये। अब उनके कार्यकाल की बात करते हैं। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ये स्पष्ट करता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह ही पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 68, जो उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने के समय से संबंधित है। यह अनुच्छेद 62 के जैसा ही है, लेकिन ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए लागू होता है। ये सुनिश्चित करता है कि पद खाली होने पर उसे भरने के लिए समय पर चुनाव हों। अब हम अनुच्छेद 69 पर आते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति को भी अपना पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ लेनी होती है, जिसका प्रारूप इस अनुच्छेद में दिया गया है। अगला अनुच्छेद दिलचस्प है। अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। हाँ, ये एक तरह का आप कह सकती हैं सेफ्टी नेट है। ये संसद को ऐसी किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए प्रावधान करने की शक्ति देता है जिसका उल्लेख इस अध्याय में नहीं है, ताकि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले। ये अनुच्छेद साफ करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उठने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। और उसका निर्णय अंतिम होगा। जी, अंतिम होगा। ये चुनाव प्रक्रिया की अखंडता, उसकी इंटेग्रिटी को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 72, जी, क्षमादान की शक्ति। हाँ, ये अक्सर खबरों में रहता है, खासकर दया याचिकाओं के मामले में। तो ये सिर्फ एक शक्ति है या इसके पीछे कोई गहरा संवैधानिक सिद्धांत है? देखिए, ये एक बहुत गहरा सवाल है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति तो देता है। वो सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या उसकी प्रकृति बदल सकते हैं। लेकिन इसका असली महत्व ये है कि ये हमारे संविधान का एक सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व? हाँ, मतलब ये इस बात को स्वीकार करता है कि न्याय प्रणाली चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उससे भी गलती हो सकती है। अच्छा, तो ये एक तरह से न्याय पर दया का संतुलन है। एकदम। ये शक्ति 3 मुख्य क्षेत्रों में लागू होती है। जब सजा किसी संघीय कानून के उल्लंघन के लिए दी गई हो, जब सजा सैन्य अदालत ने दी हो, और सबसे महत्वपूर्ण, मृत्युदंड के सभी मामलों में। ओके। परीक्षा के लिहाज से उम्मीदवारों को इसका दायरा याद रखना चाहिए। ये सिर्फ एक कार्यकारी विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि ये न्याय प्रणाली में मानवीय भूल की संभावनाओं को स्वीकार करने का एक संवैधानिक तरीका है। ये तो राष्ट्रपति की एक बहुत खास शक्ति हुई जो न्याय से जुड़ी है। लेकिन उनकी दिन प्रतिदिन की कार्यकारी शक्तियों का दायरा क्या है? मतलब सरकार चलाने में उनका रोल कहाँ तक है? इसका जवाब हमें अगले अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 73। हाँ, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। जी, सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। ये अनुच्छेद एक लक्ष्मण रेखा खींचता है कि केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो केंद्र सरकार उन सभी विषयों पर कार्यकारी फैसले ले सकती है जिन पर हमारी संसद कानून बना सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का क्या? हाँ, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते भारत सरकार करती है, उन्हें लागू करने की शक्ति भी इसी अनुच्छेद से मिलती है। मतलब ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की नींव रखता है। बिल्कुल। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प होती है,
क्योंकि राष्ट्रपति अकेले काम नहीं करते। हम्म। अनुच्छेद 74 और 75 मंत्री परिषद की बात करते हैं। हाँ, जो असल में सरकार चलाते हैं। तो इन दोनों को एक साथ कैसे समझा जाए? इन दोनों को हमेशा एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भारत की संसदीय प्रणाली का, आप कह सकते हैं, दिल है। अच्छा। अनुच्छेद 44 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति इस सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। यही वो प्रावधान है जो राष्ट्रपति को नाम मात्र का मुखिया और प्रधानमंत्री को वास्तविक मुखिया बनाता है। और अनुच्छेद 75 इस व्यवस्था को और मजबूत करता है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 75 इस मशीनरी के पुर्जों के बारे में बताता है। ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। वही, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि पूरी मंत्री परिषद एक टीम के रूप में लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। मतलब ये एक सब साथ तैरेंगे या साथ डूबेंगे वाली बात है। एकदम। अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार में अनुशासन और स्थिरता लाता है। चलिए, अब सरकार के एक और बहुत महत्वपूर्ण पद पर आते हैं। अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। जी, ये कौन है और इनका काम क्या है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं। और सुप्रीम कोर्ट में उनके सबसे बड़े वकील भी। हाँ, वो देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं। उनकी योग्यता वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए, और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो क्या वे एक सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं, और यही एक दिलचस्प संतुलन है। वे सरकार का हिस्सा हैं, पर वे सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते। अच्छा। वे अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो मामला सरकार के खिलाफ ना हो। ये एक बहुत ही अनोखा संवैधानिक पद है। अब हम सरकार के कामकाज के तरीके पर आते हैं। अनुच्छेद 77 और 78 ये दोनों सरकार के, आप कह सकती हैं, अंदरूनी कामकाज के नियम तय करते हैं। हाँ, इन्हें आप सरकार का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम पर की जाएंगी। ये एक औपचारिक बात लग सकती है, लेकिन ये शासन में एक रूपता लाती है। और अनुच्छेद 78 वो तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से जुड़ा है। हाँ, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच एक मजबूत पुल बनाता है। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो मंत्री परिषद के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को दें। अच्छा। एक तरह से ये अनुच्छेद प्रधानमंत्री को कैबिनेट का चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाता है, जिसकी रिपोर्टिंग सीधे राष्ट्रपति को होती है, ताकि देश का मुखिया कभी भी अंधेरे में ना रहे। बिल्कुल। तो हमने कार्यपालिका की संरचना को समझ लिया। अब उस संस्था की बात करते हैं जो इन सब पर नजर रखती है और देश के लिए कानून बनाती है, हमारी संसद। जी, अनुच्छेद 79 से इसकी शुरुआत होती है। हाँ, अब हम संविधान के भाग वी के अध्याय 2 में प्रवेश कर रहे हैं। अनुच्छेद 79 बहुत छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, राज्यसभा और लोकसभा। जी, यहाँ अक्सर उम्मीदवार एक गलती करते हैं। वे संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा समझ लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दें। अब अनुच्छेद 80 और 81 हमें इन दोनों सदनों की बनावट के बारे में बताते हैं। हाँ, अनुच्छेद 80 राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद की संरचना बताता है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य उन्हें चुनते हैं। सही कहा। ये राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य भी होते हैं। हाँ, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से आते हैं। जी। और अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में है, जिसे लोगों का सदन भी कहते हैं, जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। हाँ, वयस्क मताधिकार के आधार पर। यह सीधे तौर पर भारत के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। परीक्षा के लिए दोनों सदनों की सदस्य संख्या और सीटों का आवंटन जानना बहुत जरूरी है। तो हमने संसद की बनावट समझ ली, पर इस इमारत को चलाने वाले लोग कौन हैं और सदन की कार्यवाही कैसे चलती है? मुझे लगता है अनुच्छेद 82 से 85 तक इसी प्रक्रिया की बात करते हैं। सही। ये प्रक्रियात्मक नियम हैं जो लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखते हैं। अनुच्छेद 82 कहता है
कि हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को बनाए रखना, ताकि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हिसाब से हो। बिल्कुल। और सदनों का कार्यकाल, अनुच्छेद 83 इस बारे में क्या कहता है? अनुच्छेद 83 दोनों सदनों के बीच एक बड़ा अंतर बताता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। अच्छा। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वहीं लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है। अब बात आती है कि इन सदनों का सदस्य कौन बन सकता है। अनुच्छेद 84 योग्यता की बात करता है। हाँ, अनुच्छेद 84 कुछ बुनियादी शर्तें रखता है। भारत का नागरिक हो और आयु लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। दिलचस्प है कि कोई शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं रखी गई। हाँ, इसके पीछे जरूर ये सोच रही होगी कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व ज्यादा मायने रखता है। खैर, अनुच्छेद 85 संसद के सत्रों के बारे में है। जी, यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वे सत्र बुला सकते हैं, सत्र अवसान कर सकते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? कि ही 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, ताकि संसद नियमित रूप से मिलती रहे और सरकार पर नियंत्रण रखे। अब अनुच्छेद 86, 87 और 88 पर आते हैं, जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच के संवाद को दर्शाते हैं। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि हमारी प्रणाली में शक्तियां पूरी तरह से अलग नहीं हैं। उनमें तालमेल है। हाँ, अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान करता है। ये कब होता है? यह हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र में होता है। इसमें सरकार अपनी आने वाली नीतियों का एक खाका पेश करती है। और अनुच्छेद 88? तो मंत्रियों और महान्यायवादी को कुछ विशेष अधिकार देता है। हाँ, ये एक बहुत ही अनूठा प्रावधान है। इसके तहत हर मंत्री और भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है। लेकिन वोटिंग का क्या? मतदान का अधिकार उन्हें सिर्फ उसी सदन में होता है जिसके वे सदस्य हैं। और महान्यायवादी तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। तो वे बोल तो सकते हैं, पर मतदान बिल्कुल नहीं कर सकते। हमने सदनों की संरचना और सदस्यों के बारे में बात की। अब ये जानना भी जरूरी है कि इन सदनों को चलाता कौन है। हाँ, संसद के अधिकारी। चलिए राज्यसभा से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पदेन का मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो स्वतः ही राज्यसभा के सभापति का पद भी संभालेगा। अच्छा, और उपसभापति? राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति भी चुनती है। तो अगर सभापति यानी उपराष्ट्रपति मौजूद ना हो तो सदन का काम कैसे चलता है? यहीं पर अनुच्छेद 90 और 91 की भूमिका आती होगी। बिल्कुल, ये अनुच्छेद निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 90 उन परिस्थितियों के बारे में बताता है जब उपसभापति का पद खाली हो सकता है। जैसे? अगर वे इस्तीफा दे दें या अगर सदन बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा देता है। और अनुच्छेद 91 उपसभापति के कर्तव्यों के बारे में है। हाँ, ये स्पष्ट करता है कि जब सभापति का पद खाली हो या वे अनुपस्थित हों तो उपसभापति उनके कर्तव्यों का पालन करेंगे। और अगर दोनों ही मौजूद ना हो तो सदन के प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित कोई अन्य सदस्य उन जिम्मेदारियों को निभाएगा। ये सब इसलिए है ताकि सदन का कामकाज कभी न रुके। अनुच्छेद 92 कहता है कि जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो वो अध्यक्षता नहीं कर सकते। ये तो मतलब सीधी सी बात लगती है ना? हाँ, लगती तो सीधी है, पर इसके पीछे प्राकृतिक न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। वो सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। अच्छा। सोचिए, अगर आपको हटाने के लिए वोटिंग हो रही है और आप ही उस मीटिंग के इंचार्ज हैं तो आप कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं। सही बात है। ये अनुच्छेद उसी संभावना को खत्म कर देता है। ये प्रक्रिया की निष्पक्षता की गारंटी देता है। यानी ये नियम सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक गारंटी है। तो ये तो हुई राज्यसभा की बात, लेकिन लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कैसे चुने जाते हैं? वहां तो हर 5 साल में नए सदस्य आते हैं। यहीं पर अनुच्छेद 93 तस्वीर में आता है। ये कहता है कि लोकसभा जितनी जल्दी हो सके अपने ही 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। अपने ही सदस्यों में से? जी, सरकार उन्हें नहीं नियुक्त करती, सदन खुद अपने अधिकारियों को चुनता है। और अगर उन्हें हटाना हो? अनुच्छेद 94 इसी बारे में है। इसमें क्या खास है? उसमें 3 मुख्य बातें हैं। 1,
अगर वो सदस्य नहीं रहते तो पद खाली। 2, वो खुद इस्तीफा दे सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। 1 मिनट, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, ये सामान्य बहुमत से अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सामान्य बहुमत का मतलब है उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से ज्यादा। लेकिन यहाँ इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात हो रही है। इसका मतलब है सदन की उस समय की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, मतलब रिक्तियों को घटाकर। अच्छा, तो ये एक ज्यादा मजबूत बहुमत हुआ। बिल्कुल। ये स्पीकर को एक तरह की सुरक्षा देता है ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के निष्पक्ष होकर काम कर सकें। समझ गया, ये एक तरह का जॉब सिक्योरिटी कवच है। लेकिन अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही मौजूद ना हो तो क्या सदन का काम रुक जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर अनुच्छेद 95 काम आता है। ये एक कॉन्टिन्यूटी क्लॉज है। अगर स्पीकर का पद खाली है तो डिप्टी स्पीकर, अगर दोनों का खाली है तो राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करते हैं। तो मतलब सदन एक पल के लिए भी बिना अध्यक्ष के नहीं रहता। द शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल। वाह। और अनुच्छेद 96 में फिर से वही बात दोहराई गई है जो हमने अनुच्छेद 92 में देखी थी, कि जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो वे अध्यक्षता नहीं कर सकते। ये दोहराव क्यों? ये दोहराव जानबूझकर किया गया है। ये इस सिद्धांत के महत्व को बताता है कि निष्पक्षता का नियम दोनों सदनों पर बराबर लागू होता है। अब आते हैं इन अधिकारियों के वेतन और भत्तों पर। अनुच्छेद 97, इसमें क्या कोई पेच है? इसमें एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पेच है। यह अनुच्छेद कहता है कि इनके वेतन संसद कानून बनाकर तय करेगी और वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। संचित निधि पर भारित या चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इन वेतनों पर संसद में चर्चा तो हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती। वोटिंग नहीं हो सकती? जी नहीं, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। सरकार किसी स्पीकर या चेयरमैन पर उनके वेतन को रोकने की धमकी देकर दबाव नहीं बना सकती। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 98, संसद का सचिवालय। संसद का अपना अलग स्टाफ क्यों? ये संसदीय स्वायत्तता के लिए बेहद जरूरी है। अगर संसद का स्टाफ कार्यपालिका यानी सरकार के अधीन होगा तो सरकार का उन पर नियंत्रण होगा। अपना स्वतंत्र सचिवालय होने का मतलब है कि संसद का काम बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के होता है। ठीक है, तो ये था रेफरी और उनके स्टाफ का पूरा सेटअप। अब बात करते हैं खिलाड़ियों यानी सांसदों की। अनुच्छेद 99 शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। ये तो एक रस्म जैसी लगती है। ये रस्म से कहीं ज्यादा है। ये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ है। इसके बिना कोई भी सदस्य ना तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है और ना ही वोट दे सकता है। और शपथ लेने के बाद सदन के अंदर काम कैसे होता है? हाँ, अनुच्छेद 100, इसमें वोटिंग, कोरम जैसी कई बातें हैं। हाँ, इसके 3 हिस्से हैं। पहला, ज्यादातर फैसले साधारण बहुमत से होते हैं। हाँ। दूसरा, अगर सदन में कुछ सीटें खाली हैं तब भी सदन का काम चलता रहेगा। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, गणपूर्ति या कोरम। कोरम, ये शब्द अक्सर सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी मीटिंग को शुरू करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए। संसद के लिए ये संख्या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा है। मतलब लोकसभा में लगभग 55 सांसद। 10वां हिस्सा? जी। अगर इतने सांसद भी मौजूद नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता और स्पीकर को सदन स्थगित करना पड़ता है। तो ये तो हुए सदन में काम करने के नियम। लेकिन क्या कोई सांसद अपनी सदस्यता खो भी सकता है? मुझे लगता है अनुच्छेद 101 से 104 तक इसी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। अनुच्छेद 101 उन स्थितियों को बताता है जब एक सीट खाली हो जाती है, जैसे दोहरी सदस्यता या फिर इस्तीफा। और सबसे दिलचस्प ये है कि अगर कोई सदस्य सदन की इजाजत के बिना लगातार 60 दिनों तक बैठकों से गायब रहता है, 60 दिन, तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। ये जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ठीक है, और अयोग्य होने के क्या आधार है? अनुच्छेद 102 ये परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण लगता है। बहुत ज्यादा। ये अयोग्यता के 5 मुख्य आधार बताता है। लाभ का पद, दिमागी रूप से अस्वस्थ, दिवालिया होना या भारत का नागरिक न रहना। और पांचवा है अगर उसे संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया जाए।
इसी के तहत वो प्रसिद्ध दल बदल कानून आता है। अगर किसी की अयोग्यता पर सवाल उठे तो आखिरी फैसला कौन लेता है, स्पीकर या अदालत? इसका जवाब अनुच्छेद 103 में है और वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकते। उन्हें फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग से राय लेनी होती है और वो उस राय को मानने के लिए बाध्य हैं। अच्छा, तो ये प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाता है। बिल्कुल। और मान लीजिए कोई नियम तोड़कर अयोग्य होने के बावजूद सदन में बैठता है तो अनुच्छेद 104 के तहत उस पर जुर्माना लगता है। ऐसे हर दिन के लिए 500 रुपए का जुर्माना। अब आते हैं सांसदों के सुपर पावर्स पर। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार, इसका क्या मतलब है? इसका सबसे बड़ा सुपर पावर है वाक स्वतंत्र, यानी बोलने की आजादी। एक सांसद ने सदन के अंदर जो कुछ भी कहा है उसके लिए उस पर देश की किसी भी अदालत में कोई केस नहीं चल सकता। पर ऐसा क्यों? ये छूट क्यों जरूरी है? ताकि सांसद बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के जनता की आवाज को पूरी ताकत से उठा सकें। अगर उन्हें मुकदमों का डर होगा तो वो सरकार की आलोचना करने से हिचकिचाएंगे। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, विधायी प्रक्रिया। एक बिल कानून कैसे बनता है? अनुच्छेद 107 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 107 सामान्य प्रक्रिया बताता है, धन विधेयक को छोड़कर कोई भी बिल किसी भी सदन में पेश हो सकता है और कानून बनने के लिए उसे दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। लेकिन अगर एक सदन में पास हो जाए और दूसरे में अटक जाए तो यहीं पर संविधान का एक बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म काम आता है। आप अनुच्छेद 108 यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात कर रही हैं? जी, जब किसी साधारण बिल पर दोनों सदनों में गतिरोध या डेडलॉक पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। जॉइंट सिटिंग, क्या असलन में इसका कभी इस्तेमाल हुआ है? हाँ, इतिहास में कुछ मौकों पर हुआ है, जैसे दहेज विरोधी कानून के समय। ये एक तरह का टाई ब्रेकर है, लेकिन क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है इसलिए आमतौर पर सरकार का पलड़ा ही भारी रहता है। ठीक है, लेकिन ये साधारण बिल पर लागू होता है, तो फिर धन विधेयक या मनी बिल में क्या खास है? धन विधेयक वो मामला है जहां संविधान लोकसभा को बहुत ज्यादा ताकत देता है। अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है। सिर्फ लोकसभा में? हाँ, और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। लोकसभा से पास होने के बाद जब ये राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसे खारिज नहीं कर सकती। खारिज नहीं कर सकती। तो राज्यसभा क्या कर सकती है? वो सिर्फ 14 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशें दे सकती है। हाँ। अब ये लोकसभा की मर्जी है कि वो उन सिफारिशों को माने या न माने। और अगर 14 दिन में कुछ न करे तो उसे दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। पर कौन तय करेगा कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं? ये तय करने का अंतिम अधिकार लोकसभा के स्पीकर का है। अनुच्छेद 110 यही बताता है। जब स्पीकर किसी बिल पर मनी बिल का सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो उनके फैसले को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। जब बिल दोनों सदनों से पास हो गया तो क्या वो कानून बन जाता है? नहीं, अभी एक आखिरी मंजूरी बाकी है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की बिल उनके पास जाता है और उनके पास 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प? पहला, वो सहमति दे दे और बिल कानून बन जाए। दूसरा, वो सहमति रोक लें। और तीसरा, वो उसे एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। अच्छा, इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। जी, लेकिन अगर संसद उस बिल को दोबारा, चाहे संशोधनों के साथ या बिना, पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो इस बार राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। वो इसे दोबारा नहीं रोक सकते। मतलब आखिर में चुनी हुई संसद की इच्छा ही सर्वोपरि है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 112 जिसका शीर्षक है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये सुनने में तो बिल्कुल बजट जैसा लग रहा है। बिल्कुल, और यहीं पर परीक्षा के लिए पहला महत्वपूर्ण नुक्ता छुपा है। अच्छा, वो क्या है? वो ये कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है। ओहो, ये तो बहुत दिलचस्प है। जी, अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति को ये जिम्मेदारी देता है कि वो हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का पूरा लेखा जोखा संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाएं। और आम बोलचाल में हम इसे ही यूनियन बजट कहते हैं। अच्छा, तो ये बजट की कानूनी बुनियाद है। तो सरकार ने संसद को बता दिया कि वो कहाँ-कहाँ कितना पैसा खर्च करना चाहती है। जी। इसके बाद क्या होता है?
क्या संसद सीधे हाँ या ना बोल देती है? नहीं नहीं, यहीं पर शायद अगला अनुच्छेद 113 काम आता है। संसद में प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया। एकदम सही पकड़ा। ये प्रक्रिया का अगला कदम है और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि वित्तीय मामलों में लोकसभा की असली ताकत दिखाता है। कैसे? देखिए, बजट में जो खर्च के अनुमान होते हैं उन्हें अनुदान की मांगों या डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में पेश किया जाता है। इन मांगों पर वोटिंग करने का हक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को है। सिर्फ लोकसभा को, राज्यसभा को नहीं? जी नहीं, राज्यसभा इन पर बहस तो कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकती। ये संसदीय लोकतंत्र का वो सिद्धांत है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता के पैसे पर आखिरी फैसला लेते हैं। ठीक है, तो लोकसभा ने खर्चों के लिए हाँ बोल दिया, मतलब सरकार को पैसे खर्च करने की मंजूरी मिल गई। लेकिन क्या सरकार सिर्फ इस हाँ के आधार पर सीधे देश के खजाने से पैसे निकाल सकती है या कोई और ताला भी खोलना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर अनुच्छेद 114 यानी विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल तस्वीर में आता है। विनियोग विधेयक, हाँ, इसे आप खजाने की मास्टर की समझ सकती हैं। मास्टर की। जी, लोकसभा से अनुदान की मांगे पास हो जाने के बाद भी सरकार भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती जब तक कि संसद एक विनियोग विधेयक पारित न कर दे। अच्छा, ये विधेयक उन सभी पास हुई मांगों को एक साथ जोड़कर सरकार को पैसा निकालने की कानूनी इजाजत देता है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये लोकतंत्र का सार है। मतलब इसके बिना सरकार आप अपनी मनमर्जी से खजाना खाली कर सकती थी। बिल्कुल, ये एक मजबूत चेक एंड बैलेंस है। लेकिन सरकारें तो साल के बीच में भी नई नई योजनाएं लाती हैं, या कभी कभी किसी काम के लिए बजट कम पड़ जाता है। क्या ऐसी स्थितियों के लिए भी संविधान में कोई व्यवस्था है? बिल्कुल है। संविधान निर्माता शासन की व्यावहारिक चुनौतियों को समझते थे, इसीलिए हमारे पास अनुच्छेद 115 है, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुपूरक अनुदान? हाँ, अगर किसी सेवा के लिए आवंटित पैसा कम पड़ जाए या किसी ऐसी नई सेवा पर खर्च करना पड़े जिसका बजट में जिक्र ही नहीं था, तो सरकार इस अनुच्छेद के तहत संसद से अतिरिक्त पैसा मांग सकती है। और अनुच्छेद 116 भी कुछ ऐसे ही लगता है। लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी हैं। इन्हें आसान भाषा में कैसे समझे? इन्हें आप सरकार के वित्तीय इमरजेंसी टूल की तरह समझिए। इमरजेंसी टूल? हाँ, इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट का होता है। सोचिए, नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन बजट पास होते होते मई जून हो जाता है। हाँ, ये तो होता है। तो क्या 2 महीने तक सरकारी दफ्तर बंद हो जाएंगे? सैलरी नहीं मिलेगी? नहीं, वोट ऑन अकाउंट सरकार के लिए एक तरह का एडवांस है जिससे देश का काम ना रुके। अच्छा, ये एक तरह का एडवांस पेमेंट है। जी, और बाकी 2 प्रत्यानुदान और अपवादानुदान बहुत ही असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध या किसी राष्ट्रीय आपदा के लिए हैं, जब खर्च का पहले से अंदाजा लगाना नामुमकिन हो। समझ गया। ये सरकार को अप्रत्याशित स्थितियों में काम करते रहने की सुविधा देता है। अब इस वित्तीय कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अक्सर छात्र धन विधेयक और वित्त विधेयक में उलझ जाते हैं। क्या ये अनुच्छेद उस उलझन को सुलझाता है? हाँ, ये उसी से जुड़ा है। देखिए, हर धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। ये तो मुझे लगता है परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए बहुत पूछा जाता होगा। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है। अनुच्छेद 117 उन वित्त विधेयकों की बात करता है जिनमें टैक्स लगाने या संचित निधि से जुड़े प्रावधान तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इन्हीं मामलों तक सीमित नहीं होते। यह उनके लिए कुछ खास नियम तय करता है, जैसे कि उन्हें लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। ठीक है, तो ये थी पैसे की कहानी। अब जरा संसद के अंदर के माहौल और उसके कामकाज के नियमों को देखते हैं। अनुच्छेद 118 कहता है प्रक्रिया के नियम। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। हाँ, ये सीधा है पर बहुत महत्वपूर्ण है। यह संसद के दोनों सदनों को अपनी कार्यवाही चलाने और काम करने के लिए खुद के नियम बनाने की आजादी देता है। मतलब
उनकी अपनी रूल बुक होती है? बिल्कुल, ये संसद की स्वायत्तता को सुनिश्चित करता है। इसी के तहत लोकसभा और राज्यसभा अपनी रूल बुक्स बनाती हैं और अनुच्छेद 119 इसी का एक विस्तार है, जो खास तौर पर वित्तीय काम को समय पर पूरा करने के लिए नियम बनाने की बात करता है। और संसद के अंदर की भाषा, अनुच्छेद 120, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ये अनुच्छेद भारत की विविधता का बहुत खूबसूरत उदाहरण है। वो कैसे? ये कहता है कि संसद में काम हिंदी या अंग्रेजी में होगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि अगर कोई सदस्य इन दोनों भाषाओं में अपनी बात नहीं रख पाता, तो सदन के अध्यक्ष या सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, यह सुनिश्चित करता है कि भाषा किसी के विचारों के रास्ते में रुकावट न बने। अब दो बहुत ही दिलचस्प अनुच्छेद आ रहे हैं, 121 और 122। एक संसद में चर्चा पर रोक लगाता है और दूसरा अदालतों को संसद की कार्रवाई की जांच करने से रोकता है। ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल, इन्हें आप लोकतंत्र के 3 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की लक्ष्मण रेखा या एक फायरवॉल कह सकते हैं। फायरवॉल। हाँ, अनुच्छेद 121 कहता है कि संसद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के आचरण पर तब तक कोई बहस नहीं होगी जब तक उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन न हो। मतलब ये न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से बचाता है। एकदम। और अनुच्छेद 122 इसका दूसरा पहलू है। वो कैसे? अनुच्छेद 122 कहता है कि संसद की कार्यवाही में अगर प्रक्रिया को लेकर कोई अनियमितता हुई भी हो, तो अदालतें उसकी जांच नहीं कर सकती। अच्छा। सदन के अंदर क्या हो रहा है, इस पर सदन के अध्यक्ष का फैसला आखिरी होता है। ये दोनों अनुच्छेद मिलकर शक्तियों के पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को मजबूत करते हैं, ताकि कोई भी अंग दूसरे के काम में दखल ना दे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब हम संसद की चार दीवारी से बाहर निकलकर राष्ट्रपति की एक बहुत बड़ी विधायी शक्ति पर आते हैं। अध्याय 3 में सिर्फ एक अनुच्छेद है, 123, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये तो बहुत बड़ी ताकत है। ये संविधान के सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा बहस वाले प्रावधानों में से एक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब संसद का सत्र न चल रहा हो और सरकार को लगे कि किसी कानून पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है, तो राष्ट्रपति मतलब मंत्री परिषद की सलाह पर अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और इस अध्यादेश की ताकत और असर बिल्कुल संसद द्वारा बनाए गए कानून जैसा ही होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर सरकार को कोई विवादास्पद कानून पास कराना हो, तो वो बस संसद सत्र खत्म होने का इंतजार करे और अध्यादेश ले आए? ये तो लोकतंत्र के खिलाफ जा सकता है। यही इस पर होने वाली बहस का मुख्य बिंदु है। हालांकि संविधान में इस पर एक चेक भी लगाया गया है। क्या चेक है? जैसे ही संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है, इस अध्यादेश को 6 हफ्ते के अंदर दोनों सदनों से पास करवाना जरूरी होता है। और अगर पास नहीं हुआ तो ये अध्यादेश खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके संभावित दुरुपयोग को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। समझ गया। यहाँ से अब हम अपनी चर्चा का रुख न्याय के मंदिर यानी संघ न्यायपालिका की ओर मोड़ते हैं। जी, अध्याय IV। और इसका पहला अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। ये तो भारतीय न्याय व्यवस्था की गंगोत्री है। बिल्कुल, ये वो अनुच्छेद है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नींव रखता है। ये बताता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और संसद द्वारा तय संख्या में अन्य न्यायाधीश होंगे। और जजों की नियुक्ति? हाँ, यही अनुच्छेद जजों की नियुक्ति, उनकी योग्यता, कार्यकाल और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें हटाने की बेहद कठिन प्रक्रिया यानी महाभियोग की रूपरेखा भी तय करता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की सारी बुनियाद इसी अनुच्छेद में है। इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 124A, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या NGAC। स्रोत में लिखा है कि इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ये क्या कहानी है? ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। देखिए, दशकों से जजों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के तहत होती थी, जिसमें वरिष्ठ जज ही दूसरे जजों की नियुक्ति की सिफारिश करते थे। हाँ, कोलेजियम सिस्टम। सरकार 99 संविधान संशोधन के जरिए NGAC कानून लेकर आई ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका की भी भूमिका हो। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को ये कहते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अच्छा,
तो परीक्षा के लिए ये जानना जरूरी है कि एनजेईसी लाया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। बिल्कुल। और आज भी कॉलेजियम प्रणाली ही लागू है। अनुच्छेद 124B और 124C भी इसी रद्द हुई प्रणाली का हिस्सा थे। ये जानना बहुत जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि, क्या ये सिर्फ सैलरी की बात करता है? सैलरी से कहीं ज्यादा ये न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी है। गारंटी कैसे? ये कहता है कि जजों के वेतन और भत्ते संसद तय करेगी, लेकिन एक बार किसी जज की नियुक्ति हो जाने के बाद उनके कार्यकाल में इन सुविधाओं में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनके लिए अलाभकारी हो, सिवाय वित्तीय आपातकाल के। जी। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जजों पर वित्तीय दबाव न बना सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या होगा अगर चीफ जस्टिस का पद अचानक खाली हो जाए? क्या न्यायपालिका का काम रुक जाएगा? नहीं, इसके लिए भी एक व्यवस्था है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। हाँ, ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि अगर चीफ जस्टिस का पद खाली है या वो बीमार है या किसी और वजह से काम करने में असमर्थ है, तो सुप्रीम कोर्ट के ही किसी दूसरे जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया जा सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका के शीर्ष पर कभी कोई शून्य न रहे। और अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों यानी एडहॉक जजेस की नियुक्ति की बात है। ये एडहॉक शब्द का क्या मतलब है और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? एडहॉक एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है इस खास काम के लिए। अच्छा। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच में काम करने के लिए जजों की एक न्यूनतम संख्या मतलब कोरम चाहिए। हाँ। लेकिन उतने जज उपलब्ध नहीं है तो काम रुक जाएगा? नहीं। ऐसे में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी हाई कोर्ट के जज से अनुरोध कर सकते हैं कि वो अस्थायी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आकर उस काम को पूरा करें। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हों? हाँ बिल्कुल, काम खत्म, उनकी नियुक्ति भी खत्म। ये न्याय के काम को रुकने नहीं देने का एक लचीला तरीका है। अनुच्छेद 128 भी कुछ ऐसा ही लचीलापन दिखाता है। जी, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, इसका क्या मतलब हुआ? में काम करने का अनुरोध कर सकें। ये तो बहुत उपयोगी हो सकता है। जी, खासतौर पर तब जब अदालतों में मुकदमों का बोझ बहुत ज्यादा हो और अनुभवी हाथों की जरूरत हो। अनुच्छेद 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुनने में ये बहुत तकनीकी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बहुत गहरा है और परीक्षा के लिए इसके दो पहलू समझना जरूरी है। अच्छा। पहला, अभिलेख का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले और कार्यवाही हमेशा के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये सबूत है। सबूत? किस तरह के सबूत? मतलब देश की कोई भी निचली अदालत इन फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकती। ये पत्थर की लकीर बन जाते हैं। तो ये सिर्फ एक रिकॉर्ड रखने वाली बात नहीं है, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अंतिम और अकाट्य बनाता। और इसका दूसरा पहलू? दूसरा पहलू और भी शक्तिशाली है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी अवमानना के लिए, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, किसी को भी दंडित करने की शक्ति है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति या संस्था अदालत के आदेशों का पालन नहीं करती या अदालत की गरिमा पर हमला करती है, तो अदालत उसे सजा दे सकती है। ठीक है, तो ये शक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए कवच की तरह है। अनुच्छेद 129 के बिना शायद लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गंभीरता से ही न लेते। आपने बिल्कुल सही समझा। ये अनुच्छेद ही है जो पूरे न्यायिक ढांचे को अनुशासन में रखता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 129 ने न्यायालय को अधिकार और सम्मान की नींव दी। अब बात करते हैं इसकी भौतिक नींव की, मतलब ये अदालत बैठेगी कहाँ? तो चलिए अगले अनुच्छेद पर चलते हैं, 130। हाँ, ये अनुच्छेद कहता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, लेकिन इसमें एक आप कह सकते हैं लचीलापन है। वो क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की मंजूरी से देश में कहीं और भी अदालत की बेंच स्थापित कर सकते हैं। ऐसा न्याय को लोगों के करीब ले जाने के लिए किया जा सकता है। दिलचस्प। क्या शक्ति का कभी इस्तेमाल हुआ है? हाँ, कुछ मौकों पर हुआ है। मुख्य न्यायाधीश ने इस शक्ति का उपयोग करते हुए हैदराबाद और श्रीनगर जैसी जगहों पर बेंचों का आयोजन किया है, ताकि दूर दराज के लोगों को न्याय के लिए दिल्ली ना आना पड़े। चलिए अब हम अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे कौन खटखटा सकता है, यानी इसके अधिकार क्षेत्र।
और इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 131 से, जो आरंभिक अधिकारिता या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। हाँ, और ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे विशिष्ट अधिकार क्षेत्र है। आरंभिक का मतलब है कि कुछ खास तरह के मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं, किसी निचली अदालत में नहीं। अच्छा, ये क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से हमारे संघीय ढांचे के विवादों को सुलझाने के लिए है। तो आसान शब्दों में कहें तो ये केंद्र और राज्यों के बीच के बड़े झगड़ों के लिए एक स्पेशल कोर्ट है। कोई आम नागरिक अपनी निजी समस्या लेकर सीधे अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। एकदम सही। इसमें 3 तरह के मामले आते हैं। पहला, भारत सरकार और एक या ज्यादा राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा, एक तरफ भारत सरकार और कुछ राज्य और दूसरी तरफ कुछ अन्य राज्यों के बीच का विवाद। और तीसरा, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच का आपसी विवाद, जैसे नदियों के पानी का बंटवारा या सीमा विवाद। बिल्कुल। ये तो हुई सीधी सुनवाई की बात, लेकिन भारत में ज्यादातर मामले तो निचली अदालतों से अपील के जरिए ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। ये हमें अनुच्छेदों के अगले समूह 132, 133 और 134 पर लाता है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में अपील की अनुमति देता है। संवैधानिक मामले? हाँ, अगर किसी हाईकोर्ट को लगता है कि किसी केस में संविधान की व्याख्या से जुड़ा कानून का कोई बड़ा सवाल, मतलब सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शामिल है, तो वो एक सर्टिफिकेट देता है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और सिविल और क्रिमिनल मामलों का क्या? उसके लिए अनुच्छेद 133 और 134 है। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में अपील की बात करता है, जहां फिर से कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा हो। ठीक है। वहीं अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों से संबंधित है, लेकिन यहां अपील का अधिकार थोड़ा सीमित है। ये तभी मिलता है जब उदाहरण के लिए हाईकोर्ट ने किसी बरी हुए व्यक्ति को पलटकर मौत की सजा दे दी हो। ठीक है। इन अपीलों के लिए जो सर्टिफिकेट हाईकोर्ट देता है, उसके बारे में भी एक अनुच्छेद है 134A। ये तो प्रक्रियात्मक लगता है। हाँ, अनुच्छेद 134A बस ये सुनिश्चित करता है कि हाईकोर्ट सर्टिफिकेट देने का फैसला जल्द से जल्द करे, हो सके तो फैसला सुनाते वक्त ही, ताकि अपील करने वाले का समय बर्बाद ना हो। बिल्कुल। अब अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। एक और अनुच्छेद है 135, जो संघीय न्यायालय की शक्तियों की बात करता है। ये क्या है? ये एक ट्रांजिशनल प्रावधान है। संविधान लागू होने से पहले भारत में एक फेडरल कोर्ट हुआ करता था। अच्छा। यह अनुच्छेद बस यह कहता है कि जो शक्तियां उस पुराने कोर्ट के पास थीं, वे अब सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई हैं, बशर्ते वे मामले अनुच्छेद 133 या 134 के दायरे में ना आते हों। ठीक है। अब आते हैं उस अनुच्छेद पर जिसका नाम हम सब ने सुना है, SLP, अनुच्छेद 136। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र माना जाता है ना? आपने इसे सही नाम दिया है। ऐसा क्या खास है इसमें? स्पेशल लीव पिटिशन या SLP सुप्रीम कोर्ट की सबसे असाधारण शक्तियों में से एक है। यह कोर्ट को विवेक का इस्तेमाल करते हुए भारत के किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के सैन्य अदालतों को छोड़कर, हाँ, सैन्य अदालतों को छोड़कर किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की विशेष अनुमति देने की शक्ति देता है। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास अपील के सामान्य रास्ते, मतलब अनुच्छेद 132, 133, 134 बंद हो गए हों, तब भी वो अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगा सकता है। बिल्कुल, ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि ये एक अधिकार नहीं है। अच्छा। ये पूरी तरह से अदालत का विवेकाधिकार है। अदालत SLP तभी स्वीकार करती है जब उसे लगता है कि मामले में कानून का कोई बहुत गंभीर सवाल है या किसी के साथ घोर अन्याय हुआ है। लेकिन यहीं पर एक बहस भी तो होती है। परीक्षा में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहा है, जिससे उस पर मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक बहस है। एक तरफ ये शक्ति न्याय तक पहुंच को व्यापक बनाती है, तो दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट को दुनिया की सबसे व्यस्त अदालतों में से एक बनाती है। विवेकाधिकार और न्यायिक बोझ के बीच संतुलन बनाना एक निरंतर चुनौती है। वाह, तो ये था अधिकार क्षेत्रों का पूरा ताना बाना। अब हम अपनी चर्चा के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्तियां। और इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 137 से। हाँ, जो अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार करने की शक्ति देता है। बिल्कुल। इसे रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि टू एयर इज ह्यूमन,
यानी इंसान से गलती हो सकती है और जज भी इंसान है। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अपने ही दिए गए किसी फैसले की समीक्षा करने का अधिकार देता है। अगर फैसले के बाद कोई नया और महत्वपूर्ण सबूत सामने आता है या फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि दिखती है तो अदालत अपने फैसले को बदल सकती है। ये न्यायिक प्रणाली का एक बहुत जरूरी सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है। इससे न्याय पर भरोसा मजबूत होता है। निश्चित रूप से यह स्वीकार करना कि गलती हो सकती है किसी भी संस्था को महान बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो अनुच्छेद हैं 138 और 139 जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को और बढ़ाने की बात करते हैं। हाँ, ये दोनों अनुच्छेद संसद को शक्ति देते हैं। अनुच्छेद 138 के तहत संसद कानून बनाकर संघ सूची के किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ा सकती है। और अनुच्छेद 139? अनुच्छेद 139 और भी दिलचस्प है। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 139 संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार दे सके। अब एक और महत्वपूर्ण शक्ति की बात करते हैं, मामलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की। ये अनुच्छेद 139A में है। हाँ, ये न्याय की शीघ्रता और एक रूपता के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक ही कानूनी सवाल पर अलग-अलग हाई कोर्ट्स में कई केस चल रहे हैं और विरोधाभासी फैसलों का खतरा है। ऐसे में अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट उन सभी मामलों को अपने पास मंगा सकता है या किसी एक हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है ताकि एक समान और अंतिम फैसला आ सके। और अनुच्छेद 140 अनुषंगी शक्तियां या एंसिलरी पावर्स के बारे में क्या कहता है? यह एक तरह का सहायक प्रावधान है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी अतिरिक्त शक्तियां दे जो उसके काम को और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी हो। ठीक है, अब हम उन दो अनुच्छेदों पर आते हैं जो सही मायनों में सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बनाते हैं। पहला अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 भारतीय न्याय व्यवस्था की रीढ़ है। ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं ना? हाँ, या नजीर का सिद्धांत। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो पूरे देश के लिए कानून बन गया। बिल्कुल। यह सिर्फ एक नियम नहीं है। सोचिए, अगर ये अनुच्छेद ना होता तो हर हाई कोर्ट अपने हिसाब से कानून की व्याख्या कर सकता था, जिससे पूरे देश में कानूनी अराजकता फैल जाती। सही बात है। एक ही अपराध के लिए पंजाब में अलग सजा होती और तमिलनाडु में अलग। अनुच्छेद 141 पूरे देश में कानूनी एकरूपता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करता है, जो एक स्थिर लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। और अगर अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट को देश का सर्वोच्च कानून व्याख्याता बनाता है, तो अनुच्छेद 142 उसे न्याय का सर्वोच्च संरक्षक बना देता है। ये पूर्ण न्याय मतलब कंप्लीट जस्टिस की शक्ति क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट के तर्कश का सबसे शक्तिशाली तीर है। अनुच्छेद 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने सामने लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश या डिक्री पारित कर सकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मौजूदा कानून या प्रक्रिया किसी विशेष मामले में न्याय देने के लिए अपर्याप्त होती है। उस कानूनी खालीपन को भरने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय हो, चाहे कुछ भी हो, अदालत इस असाधारण शक्ति का उपयोग करती है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं ताकि श्रोता इसकी शक्ति को समझ सकें? जरूर। जैसे भोपाल गैस त्रासदी मामले में, जहां पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करके मुआवजे की राशि तय की। अच्छा। इसी तरह हाईवे के पास शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी इसी शक्ति के तहत दिया गया था, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि इस पर कोई विशिष्ट कानून नहीं था। तो ये शक्ति एक तरह से कानून से भी ऊपर है? ये एक जटिल सवाल है। आदर्श रूप से ये शक्ति कानून के अंतराल को भरने के लिए है, ना कि स्थापित कानूनों की अनदेखी करने के लिए। लेकिन इसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं है और इसीलिए इसके उपयोग पर हमेशा बहस होती रहती है। चलिए अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। एक और अनोखे क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। इसे सलाहकारी क्षेत्राधिकार या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं।
इसके तहत अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना जरूरी है, तो वे उस मामले को राय के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए, तो उस पूरी प्रक्रिया का व्यवहारिक महत्व क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि ये सलाह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसका बहुत अधिक प्रेरक मूल्य होता है। अच्छा। ये सरकार को किसी संवेदनशील कानूनी मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले एक न्यायिक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे भविष्य में होने वाले विवादों से बचा जा सकता है। समझ गया। अब हमारे पास कुछ अंतिम अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 144 कहता है कि सभी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। हाँ, ये बहुत सीधा और स्पष्ट है। भारत के सभी नागरिक और न्यायिक अधिकारी यानी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट के काम में उसकी सहायता करेंगे, ताकि अदालत के आदेश सिर्फ कागज पर न रह जाएं। बिल्कुल, बल्कि जमीन पर लागू हों। तो अनुच्छेद 145 कोर्ट को अपने नियम बनाने का अधिकार देता है। हाँ, ये न्यायपालिका की कार्यात्मक स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के अनुमोदन से अपनी प्रक्रिया और कामकाज को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। जैसे कि वकीलों के लिए क्या नियम होंगे, अपील कैसे दायर की जाएगी, कौन सी बेंच कितने जजों की होगी, ये सब इसी के तहत तय होता है। अनुच्छेद 146 जो अधिकारियों, कर्मचारियों और खर्चों से संबंधित है, इसमें ऐसा क्या खास है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है न्यायपालिका की वित्तीय स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद में लिखा है कि कोर्ट का सारा प्रशासनिक खर्चा, मतलब जजों और स्टाफ की सैलरी, पेंशन और अन्य खर्चे, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हाँ। वाह, ये एक बहुत ही चालाक संवैधानिक व्यवस्था है। इसका मतलब है कि सरकार बजट रोककर न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकती। इस खर्च पर संसद में बहस तो हो सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती। आपने एकदम सही पकड़ा। ये वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और कार्यपालिका के किसी भी संभावित दबाव से न्यायपालिका को बचाने का एक बेहतरीन तरीका है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आधारशिलाओं में से एक है। अनुच्छेद 147 जिसका शीर्षक है सिर्फ एक शब्द, व्याख्या। ये संघ न्यायपालिका के अध्याय का आखिरी अनुच्छेद है। पहली नजर में तो ये बहुत सामान्य लगता है। एक शब्द के इस शीर्षक में परीक्षा के लिए क्या खास हो सकता है? यहीं पर मतलब संविधान की खूबसूरती छिपी है। ये छोटा सा अनुच्छेद दरअसल सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। अच्छा। हाँ, ये कहता है कि संविधान या किसी कानून की व्याख्या से जुड़ा कोई भी सारभूत प्रश्न, मतलब सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर उठता है तो उसका अंतिम निर्णायक सुप्रीम कोर्ट होगा। सारभूत प्रश्न। जी, आसान भाषा में कहें तो संविधान के शब्दों का असली मतलब क्या है, इस पर आखिरी मुहर सुप्रीम कोर्ट ही लगाएगा। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो किसी को लगे कि वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 147 का इस्तेमाल करके उसे रद्द कर सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, ये अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का एक अहम आधार है। अच्छा। अगर कोर्ट को लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो वो उस कानून की व्याख्या करेगा और उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये एक तरह से संविधान को बचाता है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून बना रहे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 147 सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संविधान के संतुलन को बनाए रखने वाला एक शक्तिशाली औजार है। कमाल है। तो अनुच्छेद 147 न्यायपालिका को संविधान का अंतिम व्याख्याकार बनाकर एक तरह का कानूनी नियंत्रण स्थापित करता है। लेकिन लोकतंत्र में एक और बहुत जरूरी नियंत्रण होता है, और वो है पैसों का। हाँ, जनता के टैक्स के पैसे का। वही। और यहीं से संविधान हमें भाग वी के अगले अध्याय में ले जाता है। अध्याय वी, जो भारत के सबसे बड़े वित्तीय प्रहरी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। सीएजी। जी, सीएजी। अगर सुप्रीम कोर्ट कानून का रक्षक है, तो सीएजी जनता के पैसे का रक्षक है। चलिए तो फिर इस प्रहरी से मिलते हैं। अनुच्छेद 148 शीर्षक है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये सीधे सीधे इस पद की स्थापना की बात करता है, लेकिन नियुक्ति तो और भी कई पदों की होती है। इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें खास है इस पद को दी गई स्वतंत्रता। अनुच्छेद 148 सिर्फ ये नहीं बताता कि एक सीएजी होगा, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि वो बिना किसी डर या दबाव के काम कर सके। कैसे? सबसे पहले उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर वाले अधिपत्र से करते हैं, जो इस पद की गरिमा को दिखाता है।
नियुक्ति तो ठीक है, लेकिन असली बात तो आज़ादी की है। कोई ऑडिटर सरकार के ही खर्चों में गड़बड़ियां कैसे निकालेगा अगर उसे अपनी नौकरी से निकाले जाने का डर हो? और संविधान निर्माताओं ने इसी सवाल का जवाब दिया है। परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। क्या है वो? सीएजी को पद से हटाने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है। अच्छा, यानी साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। मतलब सरकार अपनी मर्जी से उन्हें छू भी नहीं सकती? नहीं। ही सीएजी की रिपोर्ट सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो, ये तो एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार नियुक्त होने के बाद उनकी सेवा की शर्तों, जैसे कि उनकी तनख्वाह या छुट्टियों को उनके लिए नुकसानदेह तरीके से बदला नहीं जा सकता। और सबसे मजेदार बात, उनकी तनख्वाह भारत की संचित निधि से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि संसद इस पर वोटिंग करके इसे कम या ज्यादा नहीं कर सकती। सरकार चाहे कितनी भी नाराज हो, उनकी सैलरी नहीं रोक सकती। अरे वाह! ये सारी व्यवस्थाएं मिलकर सीएजी को आप कह सकते हैं फौलादी आजादी देती है। तो सीएजी की आजादी तो अनुच्छेद 148 ने पक्की कर दी, लेकिन एक आजाद अफसर करेगा क्या? उसके असल काम क्या है? हाँ, मेरे ख्याल से ये हमें अगला अनुच्छेद बताएगा, अनुच्छेद 149। जी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पेंच है जो अक्सर उम्मीदवारों को उलझा देता है। ये अनुच्छेद सीएजी के कर्तव्यों की पूरी लिस्ट नहीं देता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? संविधान ने सीएजी को इतनी सुरक्षा तो दे दी, लेकिन उनके काम क्या होंगे ये तय करने का अधिकार संसद को दे दिया। हाँ, क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? सरकार जिसके पास संसद में बहुमत होता है, वो तो कानून बदलकर सीएजी के पर कतर सकती है। ये एक बहुत जायज शंका है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा विचार है। संविधान निर्माता जानते थे ये समय के साथ सरकार के काम करने और खर्च करने के तरीके बदलेंगे। अच्छा, इसीलिए उन्होंने एक कठोर लिस्ट देने की बजाय संसद को ये अधिकार दिया कि वो कानून बनाकर सीएजी के काम को समय के हिसाब से बदल सकें। तो संसद ने ऐसा किया है? हाँ, बिल्कुल। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1971 में सीएजीएस ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट पास किया। यह अधिनियम विस्तार से बताता है कि सीएजी क्या-क्या ऑडिट करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीएजी की स्वतंत्रता तो संवैधानिक है, उसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल। लेकिन उनके काम का दायरा संसदीय कानून से तय होता है। ये तो बहुत अहम फर्क है। आपने एकदम सही समझा। उनका मुख्य काम ये देखना है कि संघ और राज्यों का पैसा कानून के हिसाब से खर्च हुआ है या नहीं, और उसी काम के लिए हुआ है या नहीं जिसके लिए उसे मंजूरी मिली थी। तो सिर्फ हिसाब किताब की गलतियां नहीं पकड़ते? नहीं, वो ये भी देखते हैं कि कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हुई। इसी को प्रोप्राइटी ऑडिट भी कहते हैं। ठीक है, तो कर्तव्य और शक्तियां संविधान और संसद दोनों से आती हैं। अब अगले अनुच्छेद पर चलते हैं, जो सुनने में बड़ा ड्राई और तकनीकी लगता है। अनुच्छेद 150। हाँ, अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इसे पढ़कर आगे बढ़ जाते होंगे। और यहीं वो गलती कर बैठते हैं। ये तकनीकी लग सकता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल छुपा है जो बहुविकल्पीय प्रश्नों मतलब एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि सरकारी खाते किस फॉर्मेट में रखे जाएंगे, ये कौन तय करता है? आमतौर पर कोई भी सोचेगा कि शायद वित्त मंत्रालय या हो सकता है सीएजी खुद ही तय करते हो, क्योंकि वही तो ऑडिटर हैं। और यहीं पर वो जाल में फंस जाते हैं। अनुच्छेद 150 साफ कहता है कि संघ और राज्यों के खाते उस प्रारूप में रखे जाएंगे जो राष्ट्रपति सीएजी की सलाह पर निर्धारित करेंगे। ओहो! यहाँ 3 किरदारों पर ध्यान दीजिए। सलाह देगा सीएजी, लेकिन अंतिम फैसला लेंगे राष्ट्रपति। अरे वाह, ये तो वाकई एक शानदार पॉइंट है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। मतलब अगर सवाल आए कि खातों का प्रारूप कौन तय करता है और ऑप्शन में सीएजी और राष्ट्रपति सीएजी की सलाह पर दोनों हो, तो सही जवाब दूसरा वाला होगा। बिल्कुल। ये छोटी छोटी बारीकियां ही तो रैंक तय करती हैं। ये सीएजी की सलाहकार भूमिका को भी दिखाता है। जी, ये प्रावधान पूरे देश में अकाउंटिंग के तरीकों में एक रूपता लाता है, जिससे ऑडिट करना और वित्तीय विश्लेषण करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब इस श्रृंखला के अंतिम अनुच्छेद पर आते हैं। अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट्स। हाँ,
तो सीएजी ने अपनी आज़ादी का इस्तेमाल किया, अपने कर्तव्यों को निभाया, ऑडिट पूरा किया और एक मोटी सी रिपोर्ट तैयार कर ली। अब क्या वो रिपोर्ट बस किसी सरकारी दफ्तर में धूल फांकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण है। बिना इस अनुच्छेद के सीएजी का सारा काम मतलब अधूरा है। ये क्लाइमैक्स है? बिल्कुल, ये वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का क्लाइमैक्स है। तो क्या होता है इस रिपोर्ट का? ये किसके पास जाती है? अनुच्छेद 151 के अनुसार सीएजी केंद्र सरकार के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति को? जी, और फिर राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं। इसी तरह राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो उसे राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं। और संसद में उस रिपोर्ट का क्या होता है? क्या उस पर बस बहस होती है? लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी कहते हैं। पीएसी। और यहाँ एक और मजेदार बात है। परंपरा के अनुसार पीएसी का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का कोई सदस्य होता है। ये तो कमाल की व्यवस्था है। जी, मतलब सरकार के खर्चों की रिपोर्ट की जांच विपक्ष का नेता करेगा, सीधे संसद के सामने। जी हाँ। पीएसी इस रिपोर्ट के आधार पर बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को बुलाकर सवाल जवाब करती है। वो पूछती है कि पैसा गलत तरीके से क्यों खर्च हुआ या किसी योजना में देरी क्यों हुई। पीएसी फिर अपनी सिफारिशें संसद को देती है, जिससे सरकार पर सुधार करने का दबाव बनता है। तो ये पूरी चेन है। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया कार्यपालिका को संसद के प्रति और अंततः जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। ये लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन का एक जीता जागता उदाहरण है। तो अगर हम इन सभी को एक साथ देखें तो अनुच्छेद 147 ने हमें बताया कि संविधान का अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट है। जी। और फिर अनुच्छेद 148 से 151 ने हमें सीएजी की पूरी कहानी बताई, उनकी स्वतंत्र नियुक्ति, उनके कर्तव्य जो संविधान और संसद तय करते हैं, खातों का प्रारूप तय करने में उनकी सलाहकार भूमिका और आखिर में उनकी रिपोर्ट। हाँ, जो पीएसी के जरिए संसदीय जवाबदेही की नींव बनती है। बिल्कुल। ये अनुच्छेद मिलकर भारतीय लोकतंत्र में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही की एक बहुत मजबूत प्रणाली बनाते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि करदाताओं का पैसा सही तरीके से खर्च हो। इसीलिए शायद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि सीएजी भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने सिर्फ सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं लिखी, बल्कि उस सरकार पर नजर रखने के लिए स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्थाएं भी बनाई। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। जरूर। ऐसे में सीएजी की पारंपरिक ऑडिटिंग प्रक्रियाएं, जो अक्सर घटना होने के बाद होती हैं, वो कितनी प्रभावी हैं? अच्छा सवाल है। उनकी प्रासंगिकता बनाए रखने और रियल टाइम घोटालों को रोकने के लिए किन सुधारों की जरूरत हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य में शासन और प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।